नमस्कार, आदाब, मैं रजिंदर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे उर्दू कहाँ पैदा हुई, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर हमारा है 28। मुसलमानों की आमद और हिंदुस्तानी समाज पर इनके गहरे ताजबी असरात ने इन ज़बान की तकदीर रोशन कर दी। हम ये बात कर रहे थे कि मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने की वजह से जो उर्दू ज़बान थी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई, काफ़ी ज़्यादा बोल चाल में आ गई, अमल में आ गई। और कहता कि ये इनके जो असरात हैं उसकी वजह से जो तकदीर थी उर्दू ज़बान की काफ़ी ज़्यादा रोशन कर दी इन्होंने, और बहुत जल्द इर्तिकाई मंजिल तय करने लगी, और काफ़ी जल्दी ये थी ज़बान जो थी वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे मकाम पर पहुंचने लगी, काफ़ी मंजिलें उसने तय कर ली। इनमें जदीद हिंद आर्य ज़बानों में एक ज़बान है जो बाद में मुख्तलिफ नाम तब्दील करके उर्दू कहलाई। इसमें कहता है कि एक ऐसी ज़बान थी जो बाद में काफ़ी सारे नाम कहलाई, उसको उर्दू कहा गया। इसलिए ज़्यादा उभर कर सामने ये ज़बान ज़्यादा उभर कर सामने क्यों आई, कहता है इसलिए आई क्योंकि ये खास तौर से अपने अंदर अरबी फ़ारसी अल्फाज जज़्ब करती गई। क्योंकि जो ज़बान थी ये अपने अंदर काफ़ी सारे अरबी के अल्फाज, फ़ारसी के अल्फाज जज़्ब करती गई, और आहिस्ता आहिस्ता कम से कम लफ्ज़ी सतह पर फ़ारसी से करीब तर होती गई। मुल्क की सरकारी ज़बान फ़ारसी रखी, कहता कि मुल्क की जो ज़बान सरकारी भाषा जो थी उसको फ़ारसी रखा गया, लेकिन आम गुफ्तगू की ज़बान जो थी वो उर्दू ही करार। लेकिन आम गुफ्तगू होता है बातचीत, लेकिन आम बातचीत बोल चाल में जो थी वो उर्दू ही करार पाएगी। ऐसा कहा गया कि उर्दू आम बोल चाल में रखी जाएगी। फिर मुसलमान जहाँ भी गए, कहते कि मुसलमानों के आने से हिंदुस्तान, क्योंकि मुसलमान जो लोग थे वो क्या वो बोलते ही उर्दू थे, तो फिर ये मुसलमान लोग जहाँ भी गए उर्दू इनके साथ वहाँ चल गई। क्योंकि वहाँ कैसे चल गई, क्योंकि वहाँ पे जाके उन्होंने उर्दू बोलना शुरू कर दिया, और फारसी के साथ साथ वहाँ की मकामी खसूसियात को भी अपने अंदर और बाकी सारी जितनी जबानें थी उनको भी ये अपने अंदर जज्ब करते गई। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फारसी और मकामी खसूसियात की इस आंख मचोली की सबब माहिरीन ने इसकी जाय पैदाइश से मुतल्लिक मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रिए पेश किए हैं। कहता है कि इस उर्दू ज़बान की अगर पैदाइश के बारे में हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे माहिरीन हैं, माहिरीन को क्या, शायर, ठीक है, राइटर, उन्होंने अपने मुतज़ाद मतलब एक दूसरे के अपोजिट काफ़ी सारे नज़रिए, अपने ख्याल पेश किए हैं। कोई ये कहता है, किसी का ये कहना था कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, कोई कहता है कि उर्दू जो है वो दक्कन में पैदा हुई, और किसी का दावा है कि उर्दू जो है वो सिंध में पैदा हो, किसी का कहना था कि उर्दू सिंध में पैदा हुई हो, और किसी का नज़रिया ये है, और किसी का ये कहना था कि उर्दू की जाय पैदाइश हुआ दिल्ली में, कोई कहता है कि दिल्ली में पैदा हुई, तो कोई कहता है कि उर्दू का ताल्लुक जो है सरजमीन पंजाब से, और किसी का ये कहना था कि उर्दू जो भाषा जो पंजाब से पैदा हुई है। दरअसल उर्दू ज़बान एक मरकब तहज़ीब की पैदावार है, लेकिन हम अगर बात करें तो एक उर्दू ज़बान जो है एक मरकज़ तहज़ीब की पैदावार है। तहज़ीब की किस रो ने किस इलाके को इसको किस इलाके में किस मखसूस वक्त में जन्म दिया है, कहता हमें ये पता नहीं है कि इस उर्दू ज़बान को किस इलाके में जन्म हुआ, किस इलाके ने जन्म दिया है। इसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है, हमें पता नहीं है, अंदाज़ा करना भी हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि इसके लिए अलग अलग शायरों ने अलग अलग ख्यालात पेश किए हैं। इसलिए कि उर्दू महज एक ज़बान का नाम, क्यों हमें अंदाज़ा करना मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी ज़बान नहीं है कि इसका एक ही नाम है, बल्कि एक तहदार होता है काफ़ी ज़्यादा जिसकी तहीन, कहता कि बल्कि एक तहदार मुश्तरका तहज़ीब रंगारंगी का नाम है। कहता है काफ़ी सारे इसके नाम जो हैं वो बदले हैं, तब्दील हुए हैं। इस तहज़ीब रंगारंगी को सही रूह को समझने की और हमें इसको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट पैराग्राफ, उर्दू की जाय पैदाइश के सिलसिले में मदरजा वाला नज़रियों में आजकल जो नज़रिया ज़्यादा आम और काबिल कबूल है, कहता है अगर इसकी पैदाइश के बारे में बात करेंगे तो जो आम बात की जा रही है, जो एक ऐसी बात जो नज़रिया जो ज़्यादा आजकल काबिल कबूल है, वो ये बात मानी जा रही है कि उर्दू जो है वो दिल्ली और इसके गर्दोनवा में पैदा हुई। गर्दोनवा होता है, ये रखा मैंने लिखा यहाँ पे, गर्दोनवा आस पास, ठीक है। तो कहता है कि ये बात आजकल ज़्यादा आम हो गई है कि उर्दू भाषा जो है वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में पैदा हुई है। जिन नज़रिया प्रोफेसर महसूद हसीन खान ने अपनी किताब मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में पेश किया है, ये किसका कहना था कि आसपास के इलाके में ये नज़रिया था, प्रोफेसर थे महसूद हसीन खान, उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उसमें पेश किया। उसमें लिखा उन्होंने तारीख़ी लसानियात के असूलों के पेश नज़र अपने नज़रिए की तश्कील दिए। उन्होंने कहा था कि सारी पुरानी हिस्ट्रियों को देखते हुए एक अपने ख्याल को अपने नज़रिए के देखते हुए एक तश्कील की है। तश्कील देना होता है शक्ल देना, तश्कील हो गया शक्ल देना,
यानी कि उन्होंने इसको मतलब लास्ट में ये कहा कि उर्दू जो है दिल्ली के आसपास के इलाकों में पैदा हुई है। इनके ख्याल में मुसलमान जब पंजाब से दिल्ली में दाखिल हुए, तो इनका कहना था कि मुसलमान जब पंजाब से दिल्ली में दाखिल हुए, दिल्ली में आए, तो उस वक्त दिल्ली और इसके गर्दनवा में तीन बोलें बोली जाती थी। इनका कहना था कि उस टाइम पे दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तीन बोलें बोली जाती थी, जिनमें थी मगरब में हरियाणवी रायसी, शुमाल मशरक में खड़ी बोली बोली जाती थी, और जुनूब में जो थी ब्रिज भाषा। ये तीन बोलियाँ बोली जाती थी जब पंजाब से दिल्ली में मुसलमान लोग आए। उर्दू की तश्कील और इसके इर्तिका में इन तीनों बोलियों ने हिस्सा लिया, लेकिन उर्दू भी यहाँ पे आ गई, मुसलमान लोग यहाँ पे आए तो उर्दू ने भी हिस्सा ले लिया यहाँ पे। लेकिन इनके ख्याल में उर्दू के आगाज़ व इर्तिका में ब्रिज भाषा के मुकाबले में हरियाणवी और हड़ी बोली का ज़्यादा हिस्सा है। लेकिन इनका ये कहना था, प्रोफेसर महसूद हसीन खान का ये कहना था कि उर्दू के आगाज़ होता है शुरुआत में, अगर हम बात करें या इर्तिका की इसमें बात करें, तो ब्रिज भाषा के मुकाबले में, अगर ब्रिज भाषा जो जुनूब में बोली जाती है उसके मुकाबले में खड़ी बोली और हरियाणवी बोली का ज़्यादा हिस्सा है। यानी कि खड़ी बोली और जो हरियाणवी बोली थी, भाषा थी, उसमें ज़्यादा हिस्सा है उर्दू भाषा में। और यही वजह है कि कदीम और दक्कनी उर्दू पर हड़ी बोली के साथ हरियाणवी के नुमाया असरात देखे जा सकते हैं। और इसी की वजह है कि कदीम और दक्कनी उर्दू, यानी कि दक्कन में जो कदीम उर्दू जो है वो जो है उसमें हड़ी बोली के साथ साथ हमें हरियाणवी भाषा के असरात भी देखे जा सकते हैं। बाद में उर्दू यूं यूं तरक्की करती गई, और बाद में उर्दू जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तरक्की करती गई, हरियाणवी के असरात ज़ाइल होते गए। ज़ाइल मतलब कम होते, ज़ाइल ज़ाइल क्या होता है? कम होना। ठीक है। तो कहता है कि जैसे जैसे ये तरक्की करती गई तो हरियाणवी की भाषा के जो असरात थे वो कम होते गए, जहाँ तक कि शुमाली हिंदुस्तान में इतना यहाँ तक बात आ गई कि जब शुमाली हिंदुस्तान में 18वीं सदी के वस्त में, यानी कि 18वीं सदी जब चल रही थी, मैं तहरीक ज़मान असला के दौरान शाह खातम और इनके मुआसरीन ने इन असरात को ख़त्म कर दिया। और यहाँ तक कि जो शाह खातम थे और इनके मुआसरीन मतलब इनके हम उम्र के जो लोग थे, उन्होंने इस असरात को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, और सिर्फ एक उर्दू भाषा ही जो मैदान में रह गई। ठीक है। तो ये थी हमारी चैप्टर, हमारी कहानी उर्दू पैदा कहाँ हुई, उर्दू कहाँ पैदा हुई, जो हमने अच्छे से पढ़ा, जिसमें अलग अलग ख्याल हैं, अलग अलग शहरों ने कहा हुआ है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था उर्दू कहाँ पैदा हुई, जिसको लिखा था नज़ीर अहमद मलिक ने। तो आपने ये अच्छे से पढ़नी है, आपके पास उर्दू की बुक है, आपने अच्छे से पढ़ना है इसको, और यहाँ से समझ नहीं लगती वहाँ से मेरे को पूछना है आपने। और इसके बाद फिर आपने अपनी फेर नोटबुक में कम से कम एक पेज नोटबुक का अपना लिखना भी है, और आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।